नमस्कार, मैं सतवीर डीएवी व एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो में खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, यानी आज हम शाकनाशियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो शाकनाशी क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो शाकनाशी या हर्बिसाइड क्या है, तो देखिए हमने पहले भी पढ़ लिया था ये खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि में, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि शाकनाशी होता क्या है। तो शाकनाशी क्या है कि वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं या खरपतवारों की वृद्धि व जनन को प्रभावित करते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ शाकनाशी कहलाते हैं। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को पूर्णतः या तो नष्ट कर दें या उनकी वृद्धि को प्रभावित कर उनकी वृद्धि को रोक दें, उनके जनन को रोक दें, ऐसे रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, शाकनाशी कहलाते हैं। तो हम शाकनाशियों का जो वर्गीकरण है, जो अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो हम इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शाकनाशियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो शाकनाशी जो भी है उनका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। तो शाकनाशियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किन को बेस मानकर किया गया है। तो सबसे पहले जो बेस है वो कौन सा है, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी प्रयोग के समय के आधार पर, यानी शाकनाशियों का प्रयोग कब किया जाता है, तो उस समय के आधार पर शाकनाशियों का वर्गीकरण। दूसरा है बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी, यानी वर्णात्मकता के आधार पर शाकनाशी। तीसरा है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, यानी क्रियाविधि के आधार पर, यानी अपने जो भी शाकनाशी प्रयोग में लेंगे, ठीक है, तो उनकी क्रियाविधि कैसी रहेगी, उस क्रियाविधि के आधार पर, या फिर इसको सदानांतरण के आधार पर भी अपने मान सकते हैं, ठीक है। चौथा है बेस्ड ऑन साइट एंड सरफेस ऑफ एप्लीकेशन, तो प्रयोग के आधार पर या सक्रियता के आधार पर खरपतवार नाशी या शाकनाशी, ठीक है। पांचवा बेस्ड ऑन केमिस्ट्री ऑफ हर्बिसाइड, तो जो भी हर्बिसाइड है उनके अंदर कौन सा यौगिक पाया जाता है, यानी कार्बन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो उसके बेस पर अपने रासायनिक यौगिकों के आधार पर अपने हर्बिसाइड पढ़ेंगे। तो वो कौन सा वर्गीकरण हो गया, बेस्ड ऑन केमिस्ट्री ऑफ हर्बिसाइड, यानी रासायनिक यौगिकों के आधार पर शाकनाशी। छठा वर्गीकरण है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, यानी खरपतवार नाशी जो प्रयोग में लिए जाते हैं, वो प्रयोग में लिए जाने के बाद कितने खरपतवारों को नष्ट करता है, ठीक है ना, कितनी संख्या में खरपतवारों को नष्ट करता है, तो उस विस्तार के आधार पर खरपतवार नाशियों का छठा वर्गीकरण। सातवां है यूज एज ए फ्यूमिगेशन, यानी द्रुमणनाशी के रूप में प्रयोग है। तो कुछ शाकनाशी ऐसे हैं जो वाष्पशील और गैसीय अवस्था में होते हैं, उनको धुएं के रूप में यानी द्रुमण के रूप में प्रयोग किया जाता है,
तो 7वां वर्गीकरण। 8वां बोथ बैक्टीरियासाइड एंड हर्बिसाइड। तो ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ या शाकनाशी हैं जिनका प्रयोग मृदा में करने के बाद वो मृदा में उपस्थित बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकता है और खरपतवार को भी नष्ट कर सकता है, इसलिए इसको जीवाणुनाशी व शाकनाशी कहा गया है। तो ये कितने वर्गीकरण हो गए? 8 वर्गीकरण हो गए, ठीक है ना। तो शाकनाशियों का जो वर्गीकरण है वो अपने टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है बेस्ड ऑन ए टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहला शाकनाशी का वर्गीकरण है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी प्रयोग के समय के आधार पर। तो अपने पास जो भी रासायनिक पदार्थ यानी शाकनाशी है, ठीक है, उस शाकनाशी का जो प्रयोग है वो किस समय किया जाए, उस समय के आधार पर शाकनाशी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो शाकनाशी है टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर है, तो वो है परिसोविंग हर्बिसाइड। परिसोविंग हर्बिसाइड, इसको हिंदी में कह सकते हैं बुआई से पूर्व प्रयोग में लिए जाने वाले शाकनाशी, ठीक है। सेकंड जो वर्गीकरण है वो है टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर है परी इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी इसको कह सकते हैं अंकुरण से पूर्व प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी। तीसरा जो वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एप्लीकेशन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, इसको बोलते हैं अंकुरण के बाद प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी। चौथा जो वर्गीकरण है वो है ले बाय एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन यानी प्रयोग के समय के आधार पर खरपतवारनाशियों को 4 उप भागों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज
pre-sowing herbicide, second is pre-emergence herbicide, third is post-emergence herbicide and fourth is lay-by application। तो ये 4 प्रकार के शाकनाशी हो गए अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब प्री सोविंग हर्बिसाइड कौन से है? तो देखिए मैंने हिंदी लिखा है बुआई से पूर्व प्रयोग में लिए जाने वाले शाकनाशी। तो यहीं पर पता लग गया कि ऐसे शाकनाशी जो किसी फील्ड में तब प्रयोग किए जाते हैं जब किसी भी फसल की उस फील्ड में बुआई नहीं की गई हो, यानी खेत है वो संपूर्ण खाली है, तो उस समय जो शाकनाशी काम में लिए जाते हैं वो कहलाते हैं प्री सोविंग हर्बिसाइड। यानी किसी भी फसल की बुआई से पूर्व प्रयोग में लिए जाने वाले शाकनाशी प्री सोविंग हर्बिसाइड कहलाते हैं। तो ऐसे शाकनाशी कौन कौन से हैं? तो ऐसे शाकनाशी का एग्जाम्पल सबसे सुटेबल है वो कौन सा है? फ्लूक्लोरेलिन। ये एक बहुत अच्छा मतलब सुटेबल एग्जाम्पल है किसका? प्री सोविंग हर्बिसाइड का। ठीक है ना, जिसको बासालिन या बेसालिन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइफ्लूरोलिन। ये भी शाकनाशी कब प्रयोग किया जाता है? जब फसल की बुआई नहीं की गई हो तब इसका प्रयोग होता है, यानी फसल की बुआई से पहले प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 सुटेबल एग्जाम्पल है किसके? प्री सोविंग हर्बिसाइड के। ठीक है, ये हो गया पहला वर्गीकरण। सेकंड, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड को हिंदी में बोलते हैं अंकुरण से पूर्व प्रयोग में लिए जाने वाले शाकनाशी। तो मतलब नाम से ही प्रतीत हो गया, हिंदी के अनुवाद से ही प्रतीत हो गया कि ऐसे शाकनाशी तब प्रयोग किए जाते हैं जब किसी भी फील्ड में फसल की बुआई कर दी गई हो, लेकिन बुआई करने के बाद फसल व खरपतवार का बीज इस खेत में अंकुरित नहीं हुआ हो, तो ऐसे शाकनाशी क्या कहलाते हैं? प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहलाते हैं। यानी प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड किसे कहेंगे? कि ऐसे शाकनाशी जो फसल व खरपतवार दोनों के अंकुरण से पहले प्रयोग में लिए जाते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहलाते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो खेत है उस खेत में अपन ने फसल की बुआई तो कर दी, लेकिन बुआई करने के बाद उस खेत में न तो फसल का बीज अंकुरित हुआ और न ही खरपतवार का बीज अंकुरित हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जो शाकनाशी प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। ओके, आ गया समझ में? तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड इनका प्रयोग कब किया जाता है? जब मृदा में उचित नमी हो, मृदा में पर्याप्त नमी हो। मृदा में क्या होनी चाहिए? इनके प्रयोग के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो इनका यूज करने के बाद जो भी खरपतवार है उनका नियंत्रण आसानी से नहीं होता है, यानी संपूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। कुछ कई जगह पर नष्ट हो जाएंगे लेकिन संपूर्ण नष्ट नहीं होंगे। इसलिए इनका प्रयोग करें। इनको सक्रिय बनाना हो तो इनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए मृदा में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। ओके, ठीक है। तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कौन से हैं? तो इनका एग्जाम्पल देखिए। इनका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट पेंडामेथालिन। कौन सा? पेंडामेथालिन। ठीक है, जिसको स्टाम्प भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? स्टाम्प भी कहा जाता है, पेंडामेथालिन।
एट्राजीन, सीमाजीन, एट्राजीन, सीमाजीन, इलाक्लोर, इलाक्लोर। अब ये शाकनाशी है। कुछ फसलों में बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है और कुछ फसलों में बुआई से पहले भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर भी इसको उदाहरण के रूप में अपने लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका यूज है वो अंकुरण से पहले ही किया जाता है, यानी बुआई से पूर्व बहुत कम इसको यूज करते हैं। तो इसलिए सुटेबल जो एग्जाम्पल रहेगा वो किसका रहेगा, एलाक्लोरे परी इमर्जेंस हर्बिसाइड का रहेगा। ओके, तो पेंडामेथालिन, एट्राजीन, सीमाजीन, एलाक्लोर, नाइट्रोफेन ये शाकनाशी है। वो कौन से शाकनाशी है, परी इमर्जेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, लेकिन ब्यूटाक्लोर का भी प्रयोग है, ब्यूटाक्लोर का भी प्रयोग है। वो कब किया जाता है, परी इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है, जिसे मिचेटी भी कहा जाता है। लेकिन धान की फसल में रोपाई के 3 से 7 दिन बाद किया जाता है, डे आफ्टर ए प्लांटिंग, 3 to 7 days आफ्टर ए प्लांटिंग। यानी ब्यूटाक्लोर का प्रयोग है धान की फसल में रोपाई के 3 से 7 दिन बाद किया जाता है। अब आप ये कहोगे कि धान का तो वहां अंकुरण हो चुका है, लेकिन अंकुरण तो हो चुका है, लेकिन उसको क्या करते हैं कि धान की सबसे पहले नर्सरी तैयार की जाती है और उसमें जब सीडलिंग या पौध तैयार हो जाती है तब उसको मुख्य खेत में अपने क्या करते हैं, रोपित करते हैं। तो उस रोपण के 3 से 7 दिन बाद अपने क्या कर सकते हैं, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग है शाकनाशी के रूप में कर सकते हैं। लेकिन उस समय तक उस खेत में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार अंकुरित नहीं हुआ है, इसलिए ब्यूटाक्लोर किसका उदाहरण माना गया है, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का। ओके, तो ये उदाहरण हो गए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड, अंकुरण के बाद प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी। तो इससे ही हिंदी अनुवाद से अपने को पता लग रहा है कि जो भी फील्ड है उस फील्ड में अपन ने क्रॉप लगा दी, ठीक है ना, क्रॉप की बुआई कर दी थी। बुआई करने के बाद वहां पर फसल के बीज क्या हो गए, अंकुरित हो गए। फसल के बीज क्या हो गए, अंकुरित हो गए। ठीक है, ये अंकुरण हो गया, ठीक है ना। तो फसल के बीज अंकुरित हो है ना, तो उसी खेत में जो पहले भूमि के अंदर खरपतवारों के बीज थे वो, और उनके कुछ पादपों यानी खरपतवारों के कुछ भाग है, जैसे स्टोलन है, राइजोम है, ठीक है, सक्कर्स है, ये भी मतलब रूपांतरित तने हैं, उनके कायिक भाग है, तो वो मतलब भूमि के अंदर ही थे, तो वो भी क्या हो गए, साथ में फसल के बीजों के साथ है अंकुरित हो गए। तो मतलब क्या हो गया कि खरपतवार का बीज भी अंकुरित हो गया और फसल का बीज भी अंकुरित हो गया, तो दोनों का क्या हो गया, अंकुरण हो गया। इस अंकुरण के बाद जो शाकनाशी प्रयोग में लिए जाते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। ऐसे शाकनाशी जो फसल तथा खरपतवारों के अंकुरण के बाद प्रयोग में लिए जाते हैं, ऐसे शाकनाशी क्या कहलाते हैं, पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड कहलाते हैं। ओके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपने पढ़ें तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कौन सा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैं बात करूं 2,4-D। अब आप जानते हो 2,4-D का यूज मोस्टली अपने करते हैं किसमें, गेहूं की फसल में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। मोस्टली किसको, बथुआ यानी चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए अपने मोस्टली किसका यूज करते हैं, गेहूं की फसल में 2,4-D का यूज करते हैं। तो 2,4-D का यूज तभी किया जाता है जब बथुआ यानी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और गेहूं का जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है, उसके बाद ही यूज किया जाता है। इसलिए 2,4-D किसका उदाहरण हो गया, पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का। ओके, तो 2,4-D, ओके, 2,4,5-T, आइसोप्रोट्यूरॉन,
उसके बाद इमिजा थाइफोर, इमिजा थाइफोर, इमिजा थाइफोर, आइसोप्रोडान 2,4-D 2,4,5-T, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण हो गए? पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के हो गए। ओके, तो इनका प्रयोग कब किया जाता है? मोस्टली बुआई के 15 से 30 दिन बाद कर दें, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब औसतन माना गया है कि एवरेज कितने दिन बाद करते हैं, तो 15 to 30 डेज आफ्टर सोइंग करते हैं। लेकिन 2,4-D का यूज है, आइसोप्रोट्रान का यूज है, इन दोनों का यूज गेहूं की फसल में कब किया जाता है? बुआई के 30 to 35 डेज आफ्टर ए सोइंग, यानी बुआई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। किसका? 2,4-D और 2,4-D और आइसोप्रोट्रान का, ठीक है। इन दोनों का यूज 30 से 35 दिन बाद करते हैं। इसी का भी यानी 2,4,5-T का भी यूज 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग करते हैं। इमिजा थाइफर है, इसका कब करते हैं? 15 to 20 डेज आफ्टर सोइंग। अब ये इमिजा थाइफर है किसमें? जैसे मूंग है, उड़द है, मोठ है, मूंगफली है, सोयाबीन है, यानी मोस्टली दलहनी फसलों में यूज किया जाता है। कब? 15 to 20 डेज आफ्टर सोइंग करते हैं, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। ओके ना, तो मोस्टली तो मानते हैं कि 15 to 30 डेज आफ्टर सोइंग पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं। लेकिन फसलों की किस्मों और फसलों की जातियों के अनुसार इनका यूज है वो अलग अलग समय में किया जाता है। लेकिन औसतन कितने दिन बाद करते हैं? 15 to 30 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। मक्का में शाकनाशियों का प्रयोग कब करते हैं? पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में कब करते हैं? 15 to 20 डेज। सोयाबीन में 20 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। और गेहूं के अंदर हो गया कितना? 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग। तो ये फसलों की जातियों के अनुसार विभिन्न समय पर अपने क्या कर रहे हैं? शाकनाशियों का प्रयोग है कर रहे हैं एज ए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में। ओके, ठीक है। लेकिन परी इमरजेंस जो हर्बिसाइड है इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज 1 to 2 डेज आफ्टर सोविंग करते हैं। 1 to 2 डेज आफ्टर सोविंग किया जाता है, ठीक है ना। जितने भी लगभग प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है उनका यूज मोस्टली कब करते हैं? कि फसल की बुआई के कितने दिन हो जाएं? 1 से 2 दिन हो जाएं बुआई करने के बाद अपने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्यूटाक्लोर का यूज है वो किस में? धान की फसल में रोपाई के 3 से 7 दिन बाद भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ले बाय एप्लीकेशन। तो ले बाय एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? कि ले बाय एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये मोस्टली गेहूं के अंदर यूज किया जाता है। और गेहूं में जब प्रथम सिंचाई कर दी जाती है, प्रथम सिंचाई कर दी जाती है, तो प्रथम सिंचाई के बाद जो शाकनाशी प्रयोग में लेंगे ना उनको बोलेंगे अपने ले बाय एप्लीकेशन या ले बाय अनुप्रयोग है। तो गेहूं में प्रथम सिंचाई के बाद खरपतवारों को नष्ट करने के लिए शाकनाशी जो प्रयोग में लिए जाते हैं उनके प्रयोग को ले बाय एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ऐसा गेहूं की फसल में होता है। और कौन सा शाकनाशी यूज किया जाता है? कौन सा शाकनाशी? 2,4-D। कौन सा भी? 2,4-D। अब ये कब करते हैं? अपने जब गेहूं के अंदर, आप जानते हो गेहूं के अंदर एक सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है जिसका नाम है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद यानी मोस्टली 21 डेज आफ्टर सोइंग आती है, ठीक है। तो ये जो सिंचाई अपने गेहूं में करेंगे तो वो प्रथम सिंचाई किस स्टेज पर करते हैं? CRI स्टेज पर करते हैं। अब ये सिंचाई करने के बाद यानी इस अवस्था पर सिंचाई करने के बाद अपने खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपने शाकनाशी का यूज करेंगे तो वो प्रयोग ही क्या कहलाता है? ले बाय एप्लीकेशन कहलाता है।
और ले बाय एप्लीकेशन के रूप में कौन सा शाकनाशी प्रयोग किया जाता है? 2,4-D। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ तक, यानी शाकनाशियों का जो वर्गीकरण है फर्स्ट बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, प्रयोग के समय के आधार पर शाकनाशियों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का है। तो ये कंप्लीट है, आ गया समझ में? ओके, ठीक है।